नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 51 के बाद। पिछले वीडियो में हमने धारा 50 तक पढ़ा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि धारा 51, 52, 53 और 54 ये प्री के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सेक्शन आपके लिए मीन्स का कोई भी सवाल नहीं बनाते हैं। अगर आप बात करें कि मीन्स में धारा 51, 52, 53 या 54 पूछी जाती है तो नहीं, मीन्स में जो सेक्शन है 55, 56 पूछा जाता है। लेकिन अगर हम सोचें कि ये केवल मीन्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं, प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में सीधे इनसे 4 से 5 सवाल बनते हैं। कभी कभी सीधे आपसे सेक्शन का नंबर पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपके इलस्ट्रेशन से पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसके इसेंशियल एलिमेंट्स को पूछ लिए जाते हैं। वो आगे की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि प्री के लिए आपको किस पर्पज से पढ़ना है और प्री के लिए आपको कितना पढ़ना है। आपको बाकायदा मैं अंडरलाइन भी करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि स्किप कर देंगे ना तो हो सकता है कोई पॉइंट्स या कोई इसेंशियल एलिमेंट्स आपसे छूट जाए, ठीक है। तो आपको वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है और आपको अपने कानों में हेडफोन ईयरफोन लगा के अपना कॉपी पेन नोट्स लेके बैठ जाना है, जिससे आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे या जो भी मैं बताऊं तो वो आपको जो है नोट डाउन करना है और अपने बैलेट में अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी देरी किए हुए बिना अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यतिकारी वचन क्या होते हैं। तो व्यतिकारी वचन की जो परिभाषा है वो धारा 2F में हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताई गई है। व्यतिकारी वचन किस प्रकार के होते हैं? व्यतिकारी वचन वे वचन होते हैं जहां दोनों पक्षकार एक दूसरे को कोई ना कोई वचन दे रहे होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि ए जो है वो बी को बोलता है कि आप मुझे 2000 रुपये देना, मैं आपको अपनी घड़ी दूंगा। मतलब वो ऐसे बोलता है कि मैं 2000 रुपये में अपनी घड़ी बेचने का आपसे संविदा करता हूँ, ये प्रस्ताव रखता हूँ। बी बोलता है ओके, ठीक है। बी बोलता है ओके, आप जो है वो अपनी घड़ी मुझे दे देना और मैं आपको बदले में 2000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। या ए के लिए प्रतिफल क्या है? जो बी उसे 2000 रुपये देगा। और बी के लिए प्रतिफल क्या है? ए की घड़ी। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। क्या वचन दे रहे हैं? ए वचन दे रहा है कि मैं अपनी घड़ी दूंगा और सेम टाइम पर बी वचन दे रहा है कि मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। ये दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं और दोनों के वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल भी हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि आगे जो हमारा पॉइंट है ना वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस से ही रिलेटेड है, तो पहले ही इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या है, ठीक है। सिंपल प्रॉमिस नहीं होते, यहाँ पर दोनों पक्षकार कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रहे होते हैं, तभी तो वो एक कंसिडरेशन होगा और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ रहे हो? चलो ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। हम डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हम दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि 2 किलो शक्कर दे दो, बदले में मैं आपको जितने भी रुपए किलो शक्कर चल रही हो, 50 रुपये किलो जितने भी, तो मैं आपको 100 रुपये दे दूँगा। अगर 50 रुपये किलो चल रही है तो वो आपको शक्कर देगा, आप बदले में 100 रुपये दोगे, ठीक है। आपको बदले में मिल गया 100 रुपये के बदले शक्कर, उसको मिल गया अपनी शक्कर के बदले पैसे। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जाते हैं। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलो, तो अब हम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 51। सेक्शन 51 बात करता है वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है। कौन आबद्ध नहीं है? जो हमारा प्रॉमिसर है ना, वो नॉट बाउंड टू परफॉर्म, वो परफॉर्म करने के लिए बाउंड ही नहीं है। क्यों बाउंड नहीं है? जब तक कि व्यतिकारी वचन ग्रहीता पालन के लिए तैयार और रजामंद ना हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है, मतलब लायबल नहीं है, बाउंड नहीं है वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। क्यों? जब तक कि जो व्यतिकारी वचन ग्रहीता है वो अगर अपने वचन के पालन करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। कैसे? इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ए बी से एक प्रस्ताव रखता है कि मैं आपको अपनी वॉच दूंगा, आप मुझे 2000 रुपये देना। मतलब ए जो है वो बी से कहता है कि मैं अपनी घड़ी आपको 2000 रुपये में बेचने का एक प्रस्ताव रखता हूँ। बी बोलता है ओके, आप मुझे घड़ी देना, मैं आपको 2000 रुपये दे दूंगा। ए बन गया प्रॉमिसी, बी बन गया, ए बन गया प्रॉमिसर और बी बन गया यहाँ प्रॉमिसी। ये हो गया एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिसर, ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिसी, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये वचन दे रहा है मैं घड़ी दूंगा, बी वचन दे रहा है मैं 2000 रुपये दूंगा। क्लियर? ठीक है। बी बोलता है कि चलो
फ़ोन लगा के अपन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आज मैं तुम्हें अपनी वॉच दे रहा हूँ, ठीक है। बी बोलता है पर मैं आपको 2,000 रुपये नहीं दे सकता। तो क्या अब ए अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, और ना वो बाउंड है परफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बी है ना वो उसको रुपए ही नहीं दे रहा है, वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जो उसका प्रॉमिस है 2,000 रुपये देने का, वो उसे परफॉर्म करना ही नहीं चाहता, वो रेडी ही नहीं है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो हमारा है ना वो इस प्रकार यहाँ बाउंड नहीं होगा अपना प्रॉमिस करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं फिर हमको और क्लियर हो जाएगा। जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो, ठीक है। जब कोई संविदा कैसे वचनों से गठित हो? व्यतिकारी वचनों से, मतलब ए बोलता है मैं ये करूंगा, बी बोलता है तो मैं ये करूंगा, ठीक है, ओके। तब किसी भी वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक नहीं है? जब जो वचन ग्रहीता है, कौन सा वचन ग्रहीता? यही व्यतिकारी वचन ग्रहीता अपने व्यतिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। समझ में आ रहा है? मतलब जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो व्यतिकारी वचन से गठित हो, ठीक है। अगर आप बात करें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो व्यतिकारी वचन से गठित हो, जहां पर ए कुछ प्रॉमिस करता है और बी कुछ प्रॉमिस करता है कि ए बोलता है मैं तुम्हें ये दूंगा, तो बी बोलता है बदले में मैं ये दूंगा, ठीक है। ये उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे लागू नहीं होता ये सेक्शन, जैसे कि गिफ्ट हुआ, जब हम किसी को कुछ दान देते हैं, गिफ्ट करते हैं, वसीयत लिखते हैं, वहाँ ये लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ व्यतिकारी वचन नहीं होता। वहाँ क्या होता है? हम एक नैसर्गिक प्रेम के तहत किसी को कुछ दे रहे हैं। पिता अपने पुत्र को पुत्र प्रेम के तहत या पितृ प्रेम के तहत कुछ दे रहा है, तो वो उससे बदले में कुछ नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ क्या है? उनका रिश्ता है, एक नेचुरल अफेक्शन है, तो वहाँ ये लागू नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें तो कंसिडरेशन नहीं होता, तो भी वो चीज़ वैलिड होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और मेंस में कैसे लिखना है ये भी मैं बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखा हो वो वीडियो तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। देख लेना, मेंस के पर्पज से 8 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछा जाता है जुडिशरी में। तो चलो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है कि का और खा संविदा करते हैं। क्या संविदा करते हैं? कि खा को का जो है वो माल परिदत्त करेगा, ठीक है। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? कि जो ए है ना वो बी को माल देगा, मतलब गुड्स डिलीवर करेगा, और फिर इसके बाद क्या होगा कि जो बी है ना वो उसे पेमेंट कर देगा। बी क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ माल का परिधान करना का के लिए आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक नहीं है? जब तक कि खा परिधान पर माल के संदाय को तैयार और रजामंद ना हो। ए ने बोला कि मुझे तुम्हें गुड्स डिलीवर करने थे, बी ने बोला हाँ हाँ कर दो कर दो, तो देखो तुम मुझे पैसे दोगे ना? बी ने बोला मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो फिर ए क्यों करे? फिर अब ए क्या है? बाउंड नहीं है अपना परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। सेम सिचुएशन यहाँ बनती है कि जो माल है ना, मतलब गुड्स के लिए पेमेंट करना बी के लिए भी ज़रूरी नहीं है। कब ज़रूरी नहीं है? कि जब क्या हो, ए जो हो वो गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी नहीं हो। बी ने बोला फ़ोन लगा के देखो तुम मुझे गुड्स डिलीवर कर देना, मैं तुमको जो तुम्हारा पेमेंट था वो दे दूंगा। इन्हें बोला पर यार मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा तुमको, तो बी क्यों देगा पेमेंट? ये दोनों पे लागू होता है, ठीक है। जब कोई एक पार्टी अपना जो प्रॉमिस उसे परफॉर्म नहीं करना चाहती, दूसरे को आप लायबल नहीं ठहरा सकते। पहली बात तो इतनी हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात होती है हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहले किसको परफॉर्म करना है बाद में किसको परफॉर्म करना है? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन परफॉर्म करने का। ये सेक्शन जो 52 है ना, ये प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में सीधा पूछ लिया जाता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किस सेक्शन में बताया गया है। 52 सेक्शन आपको मार्क करके आना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा चुटकी बजाते ही, 1 सेकंड में 1 नंबर ये ऐसे मिलता है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए पूछा जाएगा व्यतिकारी वचन के पालन का क्रम, तो आप बता देंगे भाई साहब धारा 52, 1 सेकंड में 1 नंबर लेके आ गए। एक एक नंबर से जज बनते हैं। जब कभी कट ऑफ जाता है ना 115 और अपने होते हैं 114, तब पता लगता है 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए, जहाँ की वह क्रम जिससे व्यतिकारी वचनों का पालन किया जाता है संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत हो। मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक्सप्रेसली बता रहा है कि देखो पहले तुम करोगे और फिर तुम करोगे, ठीक है। और अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली नहीं लिखा हो
कि कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, तो फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से समझ में आता है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ में आ जाता है कि कौन सा व्यक्ति पालन पहले करेगा कौन सा व्यक्ति बाद में करेगा। जैसे कि अगर मैं एक व्यक्ति को बोलूं कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी, बदले में तुम मेरे लिए घर बना देना, तो आप खुद सोचो, पहले मैं उसे रुपए दूंगी, पहले वो घर बनाएगा, ऑब्वियस है पहले वो घर बनाएगा, बाद में मैं उसे रुपए दूंगी। ठीक है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ सामने वाले इंसान बी से कि तुम मेरे लिए एक रंग चित्र बनाना, मतलब एक पिक्चर बनाना, मेरे लिए एक ड्राइंग बनाना, मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगी, और पहले तुम्हें मेरे लिए ड्राइंग बनाना है, तब मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगी। ये मैंने एक्सप्रेसली लिख दिया। अब मैंने एक्सप्रेसली लिख दिया कि पहले तुम ही बनाओगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा नहीं होता तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखते हैं कि इसका नेचर क्या बोल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने बोल दिया बी को कि तुम मेरे लिए एक ड्राइंग बनाना, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि पहले मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बाद में तुम मेरे लिए बनाओगी, तो अब मुझे पहले देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा होता है ना तो क्या होता है, वैसे ही होता है। बट जब मेंशन नहीं होता है ना तो दोनों पार्टी या तो साथ में करती हैं या फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से होता है। ठीक है, कि समव्यवहार की प्रकृति क्या है, यही इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि का एक नियत कीमत पर, जो ए है ना वो एक फिक्स्ड प्राइस पर खा के लिए एक घर बनाएगा। अब नॉर्मल सी बात है कि का को घर बनाने का वचन जो है ना वो पेमेंट करने से पहले करना होगा, मतलब का पहले घर बनाएगा, देन जो है ना वो खा उसके द्वारा पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ए है ना वो करेगा। ये क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि पहले तुमको ये करना है, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है कि पहले कौन करेगा, बट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन के ऊपर। ये बोलता है ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि का अपना व्यापार स्टॉक एक फिक्स्ड प्राइस पर खा को दे देगा। खा बोलता है कि मैं तुम्हें धन के संदाय के लिए एक प्रतिभूति देने का वचन देता हूँ, वो एक सिक्योरिटी दे रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है। बी जो है वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें पेमेंट के लिए एक सिक्योरिटी दे दूंगा। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इंसान एक आपको एक सिक्योरिटी दे रहा है कि देखो मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कर दूंगा। आपने देखा होगा कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अपने जो गहने होते हैं या वो कुछ अपनी जो एक मूल्यवान वस्तु होती है वो उसे गिरवी रख जाते हैं, वो उसे दे जाते हैं सिक्योरिटी के रूप में कि आप विश्वास करो मैं आपको रुपए दूंगा, मेरे पास अभी है नहीं है, बदले में आप मेरा रख लो। हम ऐसे मान सकते हैं, आज हम एक फ़ोन लेने गए, फ़ोन हमें पसंद आ गया 50,000 का, लेकिन हम लेके गए थे मात्र 20,000। अब 30,000 कहाँ से दें। पर हमें गले में सोने की चेन पहने बढ़िया 2 तोला की या 1.5 तोला की। हमने बोला कि ऐसा करो कि देखो मेरे पास अभी रुपए तो नहीं है, बट आप जो ये चेन है ना वो एक सिक्योरिटी के रूप में रख लो, बाद में मैं आपको क्या दे दूंगा, जब मैं ये पैसे लेके आऊँगा तब आप ये मुझे लौटा देना। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या होगा कि पहले वो अपनी सिक्योरिटी देगा ना, अपनी चेन देगा पहले, तभी तो बी उसको फ़ोन देगा कि पहले बी फ़ोन दे देगा, तुम अपनी चेन बाद में दे दो। नहीं, इसमें जो दुकानदार है वो कहेगा ठीक है आप 20,000 रुपये दे जाइए और अपनी चेन दे जाइए और फ़ोन ले जाइए। तो इसमें सिक्योरिटी पहले देनी पड़ेगी, बाद में आप बी जो है वो देगा। ठीक है, अब यहीं अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि जो ए है ना वो फ़ोन लेने जाता है बी के पास, ए के पास पूरे 50,000 रुपये हैं, तो पहले बी फ़ोन देगा ए को, देन ए हाल 50,000 रुपये दे देगा। समझ में आई, पहले बी फ़ोन देगा तब ए जो है वो 50,000 रुपये पूरे दे देगा। लेकिन यहीं पर ए के पास 50,000 रुपये नहीं है, उसके पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं और एक चेन है, और पर वो उसे पेमेंट नहीं कर रहा, वो एक सिक्योरिटी दे रहा है। तो पहले जो ए है ना वो एक सिक्योरिटी दे देगा कि ये लो चेन और मुझे दे दो फ़ोन, अब मैं तुम्हें बाकी के पैसे लेके आ रहा हूँ। तो पहले वो सिक्योरिटी देगा तब उसे वो फ़ोन मिलेगा। इससे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं, का बोलता है, ए बोलता है कि मैं अपना जो बिजनेस स्टॉक है ना, जो मैं अपनी मेरा जो ट्रेड है ना, मेरे जो स्टॉक है ना ट्रेड में, वो मैं तुमको एक फिक्स्ड कीमत पर दे रहा हूँ बी को। बी बोलता है कि मैं पेमेंट ऑफ मनी के लिए तुमको सिक्योरिटी दे देता हूँ, कि मैं पेमेंट करूँगा इसके लिए मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, सिक्योरिटी। तो ए के वचन का पालन किया जाना तब तक ज़रूरी नहीं है। मतलब ए जो है ना वो पहले ए अपनी स्टॉक नहीं देगा, पहले क्या होगा, बी देगा अपनी
सिक्योरिटी। जैसे ही भी अपनी सिक्योरिटी देगा पेमेंट के लिए, वो उसको दे देगा और बाद में फिर पेमेंट ऑफ मनी दे देगा। ठीक है। सिक्योरिटी और पेमेंट ऑफ मनी में अलग होता है। यहाँ पर धन का संदाय किया जा रहा था, फर्स्ट वाले में धन का संदाय, यहाँ धन के संदाय के लिए सिक्योरिटी दी जा रही है। दोनों में फर्क है। ठीक है। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की जो नेचर है ना, वो क्या बता रहा है, इस ट्रांजैक्शन का नेचर ये बता रहा है कि पहले क्या होगा, दिख रहा है, हाँ चलो, पहले क्या होगा, इसकी ट्रांजैक्शन की अपेक्षा करती है कि अपने व्यापार स्टॉक का परिधान करने के पूर्व का को प्रतिभूति मिलनी चाहिए। ठीक है। तो पहले उसे सिक्योरिटी मिलेगी, देन वो कर देगा। ठीक है।